अगर आपका भी कोई दोस्त बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर बहुत बातें करता है कि बाबर आजम की कप्तानी के अंदर कभी पाकिस्तान जीत नहीं पाया, बाबर आजम पाकिस्तानी टीम का बेड़ा डबोने वाला बंदा है, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसके बाद आप उसका मुंह बंद करवा सकते हो और वो आपको कोई बात नहीं कर पाएगा। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बाबर आजम के बारे में जो ज्यादा बात की जाती है कि 6-7 इवेंट्स के अंदर पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की बाबर आजम ने और उनमें से एक इवेंट भी पाकिस्तान जीत नहीं पाया, तो इसके अंदर बाबर आजम का कुछ खास कसूर होता नहीं था। ऐसा ऐसी चीजें नहीं होती थी जिनको लेकर बाबर आजम को डायरेक्टली ब्लेम किया जा सके। कहीं पूरी टीम कोलैप्स कर जाती थी तो कहीं कोई प्लेयर इंडिविजुअली ऐसी परफॉर्मेंस दे जाता था जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होती थी और अनयूजुअल भी होती थी। जैसे कि साल 2021 के अंदर देखें, टी20 वर्ल्ड कप चल रहा था। 5 मुकाबलों के अंदर पाकिस्तान की टीम अनबीटन थी। पाकिस्तान ने पहले 5 मुकाबले जीते और बहुत तगड़े मुकाबले जीते थे। सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के सामने थी और वहां पर हारिस रऊफ साहब बहुत बौखला गए। हारिस रऊफ ने छक्के खाए, शहीनशाह अफरीदी बॉलिंग पर आए तो शहीनशाह अफरीदी ने एक ही ओवर के अंदर 3 छक्के खा लिए थे। शहीनशाह अफरीदी ने जब एक ओवर के अंदर 3 छक्के खाए तो वहां पर हसन अली ने कैच भी ड्रॉप कर दिया और इन्हीं तीनों चीजों के मिलते जुलते पाकिस्तानी टीम वो मुकाबला हार गई, 2021 के वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। 5 मुकाबलों के अंदर बेहतरीन फतह के बाद शहीनशाह अफरीदी के 3 छक्के, हसन अली का वो कैच पाकिस्तान को ले डूबा। साल 2024 के वर्ल्ड कप की बहुत बात की जाती है कि साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की टीम ने बहुत बुरा परफॉर्म किया। इंडिया वाले मैच के अंदर जो कुछ भी हुआ वो तमाम लोगों को पता है कि पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप थी वो काम नहीं कर पा रही थी और पाकिस्तान की टीम एक हद तक मजबूत भी थी शुरू के अंदर, फिर उसके बाद कमजोर हुई और पाकिस्तान से रन चेस नहीं हुए। लेकिन जो मुकाबले की बात की जाती है यूएसए के साथ, और उसको सबसे ज्यादा ताने दिए जाते हैं बाबर आजम को इस चीज के ऊपर कि उन्होंने यूएसए के खिलाफ मैच के अंदर पाकिस्तान को फतह नहीं दिलवाई। अब उसके अंदर भी आपको बता दूं कि लास्ट ओवर के अंदर 15 रन चाहिए थे। लास्ट की 3 बालों के अंदर यूएसए को 12 रन चाहिए थे और हारिस रऊफ का ही ओवर था। हारिस रऊफ से 3 बालों पर 12 रन डिफेंड नहीं हुए, तो इसके पीछे बाबर आजम का क्या कसूर है? बाबर आजम का उस वक्त क्या कसूर था जब इन्होंने सुपर ओवर मोहम्मद आमिर को दे दिया और तमाम लोगों की डिमांड थी कि मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जब जब भी टफ कंडीशन आती थी मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी टीम के अंदर नहीं होते थे तो लोग बात करते थे कि अगर मोहम्मद आमिर टीम के अंदर होता तो वो ये रन बचा सकता था, वो ये काम कर सकता था। मोहम्मद आमिर को ओवर दिया गया, मोहम्मद आमिर एक ही ओवर के अंदर यूएसए जैसी छोटी टीम के खिलाफ 18 रन का ओवर करके चले गए। उसके पीछे बाबर आजम का क्या कसूर है? बाबर आजम के वहां पर चाहते हुए भी बाबर आजम मैच जीतना चाहते थे, मैच पाकिस्तानी टीम हार गई और उसके बाद बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर वो तोहमतें लगी कि जिसका नाम लिए बगैर अब बात ही नहीं होती है। बाबर आजम को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया कि आज जब भी बाबर आजम को टीम के अंदर लाने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं अब बच्चों के जहन के अंदर भी आता है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ही बेहतर नहीं है, बाबर आजम की तो कप्तानी अच्छी नहीं है। अब आपको स्ट्राइक रेट वाली बात भी मैं क्लियर कर दूं कि स्ट्राइक रेट वाला जो मामला था वो किस तरह से चल रहा था। साल 2021 से लेकर साल 2022 बाबर आजम का पीक टाइम था, मोहम्मद रिजवान का पीक टाइम था। इनकी जोड़ी विकेट के ऊपर रहकर काम करती थी और इनकी जोड़ी को इस वजह से निकाला गया कि इनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। अब साल 2021 से लेकर साल 2022 तक टोटल 6,946 रन बने हैं। टोटल जी मैं आपको टोटल पूरे 6 प्लेयर्स के रन बता रहा हूं जो कि टॉप 6 प्लेयर होते थे, उन्होंने 6,946 रन बनाए टोटल। इनमें से बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के रन कितने हैं? 3,996 रन इन 2 प्लेयर्स ने बनाए और बाकी प्लेयर्स जो थे उन्होंने मिलकर 2,950 रन बनाए हैं, यानी कि 2,950 रन बनाने के अंदर वो कामयाब हुए क्योंकि इनके रन के मुकाबले कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 प्लेयर 58% रन कर रहे हैं और बाकी जो प्लेयर थे वो आपके सामने जितने रन करके गए हैं। और ये जो सिचुएशन है ये पाकिस्तानी टीम को बेसिकली तंग करती थी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की जाती है तो स्ट्राइक रेट भी सुन लीजिए। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो ये टोटल रन मैंने आपको बताया 6,946 बने थे, ये 125 के स्ट्राइक रेट के साथ बने थे। इसके अंदर जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट था वो 127 का था और दूसरे जो प्लेयर हैं वो 123 के स्ट्राइक रेट के साथ रन कर रहे थे। अगर यहां पर सेंचुरीज और 50s को डिवाइड किया रहा है तो वो भी सिचुएशन इसी तरह से दिखाई देती है कि इस अरसे के अंदर यानी कि 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर 3 सेंचुरियां बनी थी और इसी ड्यूरेशन के अंदर 47 फिफ्टियां बनी थी और जो 3 की 3 सेंचुरियां थी वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की थी। 47 जो फिफ्टियां बनी थी इनमें से 31 बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हिस्से के अंदर आ रही थी और सिर्फ 11 फिफ्टियां दूसरे प्लेयर्स के हिस्से के अंदर जा रही थी। यानी कि 100% हमें जो सेंचुरियां देखने को मिली वो बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की थी। 77% फिफ्टियां इनकी थी। जो रन थे उनके अंदर कंट्रीब्यूशन 58% इनका था। स्ट्राइक रेट इनका 127 का था। तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की पूरी टीम और पाकिस्तानी टीम की पूरी मैनेजमेंट और पूरी का पूरा पाकिस्तान बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को ब्लेम करने पर क्यों लगा हुआ है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बेहतर हो गया है।
मोहम्मद रिजवान को अगर टीम के अंदर लाया जाता है, अगर बाबर आजम को टॉप ऑर्डर के अंदर लाया जाता है, तो अब टीम बेहतर हो सकती है। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।